तो हेलो एवरीवन, रील्स देखने में बड़ी मजा आता है ना, लेकिन पढ़ लीजिए जिंदगी भर के लिए आपको मजा दे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 8 के प्रश्नावली 3.1 के कवर करेंगे। बहुत ही आसान और देसी भाषा में समझेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। जैसे आपको समझ में आए वैसे ही हम समझ। जिसको मैथ बिल्कुल समझ में नहीं आता, जीरो लेवल है, उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको एक भी पॉइंट पर कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर उस प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें दो ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेंगे, ताकि हम जिंदगी भर के लिए एकदम फिट कर लेंगे किसमें, दिमाग में। और ये भी होगा कि अगर आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो अपने दोस्त को भी अच्छे से आप समझा सकते हैं जिसका मैथ कमजोर दिया है। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर देखिए चित्र दिख रहा होगा। चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर कीजिए। यानी कि आपको वर्गीकरण करना है। साधारण वक्र, साधारण बंद्र वक्र, यानी कि आपको ये चित्र देखना है। देखने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सा साधारण वक्र होगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप ये वाला चित्र पहला देख रहे हैं, क्या ये साधारण वक्र है? क्या ये साधारण वक्र है, हाँ या नहीं? यानी कि आपको बताना है कि इस 8 चित्र में से कौन सा साधारण वक्र है। दूसरा, साधारण बंद्र वक्र, इसमें भी देखिए कि कौन सा साधारण वक्र है। बहुभुज कौन सा है ये आपको बताना है। उत्तल बहुभुज कौन सा है ये आपको बताना है। अवतल बहुभुज कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें सभी चीज आपको क्लियर हो जाएगा। आज के बाद आप नहीं कहेंगे कि हमें मैथ नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको दिया है साधारण वक्र। तो हम साधारण वक्र के बारे में हम अच्छे से समझते हैं पहले, क्योंकि साधारण वक्र अगर बना रहे हैं, सवाल को समझ रहे हैं, तो हमें क्लियर भी तो होना चाहिए। तो चलिए क्लियर। साधारण वक्र का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी चित्र बना रहे हैं, ठीक है, तो आप पेंसिल पकड़ेंगे या पेन पकड़ेंगे या स्केच पकड़ेंगे हाथ में, ना। तो जब आप स्केच को करेंगे क्या, कॉपी पर रखेंगे और बिना पेन उठाए अगर चित्र बना के ही हाथ उठाते हैं, तो समझिए वो साधारण वक्र है। नहीं समझे? मान लीजिए आपके हाथ में ये स्केच है और आप चित्र बना रहे हैं, और जब कॉपी पे इसे बना रहे हैं तो ऐसे एक बार में गए 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 पूरा चित्र क्लियर होगा, तब आप इसे हाथ उठाए। फिर भी नहीं समझ में आते। देखिए मान लीजिए कोई भी चित्र हम बना रहे हैं, जैसे ये हो गया, कोई सर्कल ले रहे हैं, देखिए ऐसे एक बार एक बार एक बार एक बार बंद, यानी कि हम यहाँ पर मार्कर रखें और इस चित्र को बनाने के बाद जब ये चित्र क्लियर हुआ तभी हमारा ये पेन मार्कर उठा। तो उसी तरह अगर आप कोई भी चित्र बना रहे हैं, ऐसा कौन सा इसमें से चित्र है कि आप बिना हाथ उठाए आप इस चित्र को बना सकते हैं। इसमें से कितने सारे ऐसे चित्र हैं जो बिना हाथ उठाए आप बना सकते हैं। साधारण वक्र है, तो हम साधारण वक्र के परिभाषा को पहले समझ लें। साधारण वक्र आकृति है ना, हाँ साधारण वक्र है। देखिए यहाँ पर है कि साधारण वक्र बिना हाथ उठाए आकृति बन जाता है, यानी कि एक बार स्टार्ट करते हैं बिना हाथ उठाए आपका आकृति बन गया, तो समझिए हुआ साधारण वक्र है। तो आइए यहाँ पर ढूंढते हैं। देखिए आपको ये चित्र दिया हुआ है कि अगर आप इसको बना लेते हैं, देखिए कैसे। अब इसको चेक कीजिए कि मान लिया ऐसे आपको आकृति और ऐसे ले जाएंगे, 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 ऐसे बन गया। देखिए हमारा हाथ उठा चित्र बनाते समय, ये चित्र बनाते समय हाथ उठा नहीं उठा, तो ये क्या हो जाएगा, ये साधारण वक्र आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा ये साधारण वक्र होगा। लिख सकते हैं इसका मतलब कि पहला होगा। ठीक है, क्या ये पहला नंबर होगा, किसमें होगा, साधारण वक्र में होगा। अब इसको समझिए, यहाँ पर देखिए बिना हाथ उठाए ऐसे बना सकते हैं। देखिए हाँ बन सकता है। देखिए कैसे, ऐसे ही आकृति है ना, यानी कि ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। देखिए एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, एक बार यहाँ से, ये बन ही गया, यानी कि ये भी बिना हाथ उठाए बन गया। ये भी किस में आएगा, साधारण वक्र में ही आएगा। तो 2 नंबर भी हो सकता है। अब ये 3 नंबर है, क्या ये 3 नंबर बनेगा? देखिए यहाँ पर देखिए, समझ लीजिए पहले कि मान लीजिए एक गोला हम बनाए, एक गोला बनाए तो हमें हाथ उठाना ही पड़ा, फिर दूसरा गोला बनाने के लिए हमें हाथ उठाना पड़ा ना, हाथ उठाने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं एक बनाया फिर बिना उठाए ही बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्योंकि एक गोला जब बनाएंगे, दूसरा गोला जब बनाना होगा तो हमें हाथ उठाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, ये साधारण वक्र नहीं। अब आ जाइए चौथे नंबर पे, इसको बिना हाथ उठाए हम नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि बिना हाथ उठाए ऐसा चित्र नहीं बनेगा।
क्योंकि आप बना के भी देख लीजिएगा, ऐसा नहीं बनेगा। अगर आप बिना हाथ उठाए बनाते हैं तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए क्या होगा, साधारण वक्र में नहीं होगा। अब आ जाइए यहाँ पर 5 नंबर में, क्या ये साधारण वक्र में होगा? ऐसे करिए, देखिए ये बिना हाथ उठाए बन सकता है। देखिए बिना मार्कर उठाए हमने बना लिया, यानी कि ये भी क्या होगा, 5 नंबर भी होगा, किसमें? साधारण वक्र में होगा। अब आ जाइए इसमें, आ जाइए कि बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बिना पेन उठाए बना सकते हैं। देखिए बिना पेन उठाए हम बना सकते हैं इस आकृति को। ये भी किसमें हो जाएगा? साधारण वक्र में हो जाएगा। तो ये का नंबर है? 6 नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 नंबर। अब यहाँ पर आ जाइए, क्या 7 नंबर होगा? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम पेन रखते हैं और ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं, उसके बाद ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, यानी कि बिना पेन उठाए ये भी आकृति बन जाएगा। तो ये भी किसमें हो जाएगा? साधारण वक्र में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कमा देके का नंबर 7 नंबर। 7 नंबर है ना? हाँ। अब आ जाइए 8 नंबर पे कि क्या ये बिना पेन उठाए बन सकता है? तो बिना पेन उठाए कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि ऐसे बनाएंगे तो एक गोला, फिर लाइन खींचने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा, फिर ऐसे करेंगे तो एक गोला, यानी कि एक बार बनाए तो फिर लाइन खींचने के लिए हाथ उठाए, फिर दोबारा गोला खींचने के लिए हमने हाथ उठाना ही पड़ा। इसीलिए क्या होगा, ये साधारण वक्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब कुछ लोग कहेंगे ये बात कि हमें बिना हाथ उठा बना सकते हैं, ऐसे ले जाएंगे और ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे। ये तो खरपन वाला बात हुआ ना, कि बिना आप परफेक्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छे ढंग से गोला बनाएंगे तो एक गोला बनाएंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर नीचे वाला गोला बनाएंगे, तो वो अलग अलग बनाना पड़ेगा, 3 बार हाथ उठाकर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए खरपन नहीं करना है, आपको ये बात समझ लेनी है कि ये जो है इसको हाथ उठाकर ही बनाना पड़ेगा, इसीलिए साधारण वक्र में नहीं आएगा। अब हम समझते हैं क्या साधारण बंद वक्र। साधारण बंद वक्र यही है, आकृति परिभाषा यही है। क्या हो जाएगा? साधारण बंद वक्र का परिभाषा बिना हाथ उठाए आकृति बन जाता है और वह बंद आकृति हो। क्या लिख देंगे वहां पर? और वह क्या हो? बंद आकृति। परिभाषा वही हुआ, ये भी वही है, ये भी वही है। मतलब ये साधारण वक्र में ये आएगा कि खुला भी रह सकता है, बंद भी रह सकता है, लेकिन साधारण बंद वक्र में दिया है कि साधारण आकृति ही होना चाहिए, वक्र ही होना चाहिए, लेकिन वो बंद होना चाहिए। इसमें से देखेंगे कि साधारण बंद वक्र कौन सा है। ये भी बंद, कहीं से खुला है नहीं है, खुला कहीं से खुला है नहीं है, खुला कहीं से खुला है नहीं है, कोई भी आकृति इसमें से खुला नहीं है। तो फिर भी हम ढूंढेंगे कि साधारण बंद वक्र वाला में कौन सा है। परिभाषा यहाँ पे समझिए कि साधारण बंद वक्र आकृति वही है जो बिना हाथ उठाए आकृति बन जाता है और वह बंद आकृति हो, यानी कि बिना हाथ उठाए आकृति बन भी जाता है, वो बंद आकृति वही कहलाता है। क्या? साधारण बंद वक्र है, वह साधारण बंद वक्र है। तो यहाँ पर आ जाइए, अब इसको हम ढूंढेंगे परिभाषा। सबका परिभाषा हम आपको देंगे। यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा परिभाषा शब्द का, तो आप परिभाषा को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम समझाने के लिए शॉर्टकट में आपको लिख दिए हैं, आपको अच्छे ढंग से परिभाषा यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया है साधारण बंद वक्र, तो हम आ जाएंगे इसी में कि ये साधारण आकृति है लेकिन ये बंद भी है। तो ठीक है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये साधारण वक्र आकृति है लेकिन ये बंद भी है, तो इसमें भी तो आएगा ना साधारण बंद वक्र में, इसमें भी आया था साधारण वक्र में। तो ये बंद पूछ रहा है, ये बंद है, ये ठीक है, गुड। अब याद ये 2 नंबर में, 2 नंबर में ये साधारण वक्र आकृति है, ये बंद भी है, कहीं से खुला दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ये भी 2 नंबर में भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर देखिए, ये बिना हाथ उठाए तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक गोला उठाएंगे दूसरा बनाने की, यानी कि ये नहीं होगा। चौथे नंबर नहीं होगा। 5वें नंबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि ये साधारण वक्र आकृति है और ये बंद भी है। इसमें भी हम लिख लेंगे क्या? 5वें नंबर को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे 6 नंबर पर, बिना हाथ उठाए बन भी सकता है और ये बंद भी है, इसीलिए साधारण बंद वक्र में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6 नंबर हो जाएगा। 7 नंबर में आ जाइए, ये क्या है? साधारण वक्र आकृति और बंद भी है, कहीं खुला उला है नहीं, तो इसीलिए ये भी क्या आ जाएगा? साधारण बंद वक्र में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या? 7 नंबर। 8 नंबर में आ जाइए, ये तो साधारण वक्र है ही नहीं, तो फिर साधारण बंद वक्र आकृति कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं था। ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है, क्योंकि इसमें साधारण वक्र पूछ रहा था, इसमें साधारण बंद वक्र पूछ रहे, तो दोनों का आंसर सेम ही आया है।
अब हम आ जाते हैं बहुभुज में। तो सबसे पहले हम बहुभुज की परिभाषा को समझते हैं आसानी से। बहुभुज उसे कहते हैं जिसमें भुजा हो, ठीक है, साधारण वक्राकृति ही हो लेकिन जिसमें भुजा होनी चाहिए, भुजा होने का कंडीशन है। इसमें से हम देखेंगे कि ये आकृति में ये भी बहुभुज है, ये भी बहुभुज, तो ये बहुभुज है तो इसमें भुजा है। हाँ देखिए, ये भुजा है, 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 इसमें भुजा है, इसका मतलब ये क्या होगा, बहुभुज होगा। इसका आंसर लिख लेंगे क्या, 1 नंबर, क्योंकि 1 नंबर जो है बहुभुज में आएगा। 2 नंबर में देखें यहाँ पर कि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, यानी कि साधारण वक्र भी है और ये भुजा भी इसमें है, तो ये आएगा किसमें, बहुभुज में आएगा, तो हम लिख लेंगे 2 नंबर। बाकी सब में आ जाइए। यहाँ पर देखिए इसमें भुजा नहीं है, इसको हम बहुभुज नहीं कह सकते हैं। इसमें क्या है, भुजा नहीं है, इसमें भुजा नहीं है, इसमें भुजा नहीं है, इसमें भुजा नहीं है, तो ये क्या होगा, ये बहुभुज नहीं है, केवल 2 ही बहुभुज हो। चौथे नंबर में पूछ रहा है उत्तल बहुभुज क्या है। तो सबसे पहले हम उत्तल बहुभुज और क्या दिया हुआ है, अवतल बहुभुज, दोनों को हम क्लियर कर। जिसका भुजा उभरा हुआ दिखे आपको उसको हम कहेंगे उत्तल बहुभुज, और वैसा बहुभुज जिसकी भुजाएं धंसा हुआ आपको दिखे उसको हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। तो चलिए यहाँ पर समझिए कि कौन सा इसमें से उत्तल बहुभुज होगा, कौन सा अवतल बहुभुज होगा। तो उत्तल बहुभुज का परिभाषा है जिसकी भुजा उभरा हुआ हो। तो इसमें आ जाइए बहुभुज कौन सा, सबसे पहले तो बहुभुज कौन सा, ये और ये है, तो इन दोनों में से उत्तल बहुभुज कौन है, अवतल बहुभुज है। तो उत्तल बहुभुज का परिभाषा ये है जिसकी भुजा क्या हो, उभरा हुआ हो। इसमें दोनों में से देखिए कि किसका भुजा उभरा हुआ है, उभरा हुआ का मतलब ऊपर उठा हुआ आपको दिखे, ऊपर की तरफ देखे तो देखिए यहाँ पर ये अंदर की ओर धंसा हुआ है और ये जो है ऊपर की ओर उभरा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। बहुभुज तो ये है लेकिन ये क्या है, उत्तल है। क्यों है, क्योंकि ये उभरा हुआ है भुजा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे उत्तल बहुभुज में 2 नंबर, क्योंकि ये 2 नंबर जो है ना क्या है, उत्तल बहुभुज है, तो इसमें आ जाइए 2 नंबर लिख लेंगे। अब यह दिया है अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, तो इसमें आ जाइए अवतल बहुभुज में जिसकी भुजा अंदर की ओर धंसा हुआ हो, इसमें आ जाए। देखिए ये धंसा हुआ है ना, हाँ बिल्कुल धंसा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे, 1 नंबर को हम अवतल में लिख लेंगे। अब आइए 2 नंबर को समझते हैं। क्या दिया है 2 नंबर की, समबाहुभुज क्या है। एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो, 6 भुजाएं। तो सबसे पहले हम समबाहुभुज की परिभाषा को समझते हैं और परिभाषा लिखना भी है। वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, बहुभुज भी होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए। इसके कंसेप्ट को भी हम बता दें आपको, कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको दिया है, क्या दिया हुआ है, सम बहुभुज ही दिया है ना। अब देखिए सम का मतलब क्या होता है, बराबर, बहुभुज। अब यहाँ पर देखिए कि सम का मतलब बराबर होता है बहुभुज, यानी कि जिसकी सभी भुजा, भुज का मतलब भुजा होता है और बहु का मतलब की सभी होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए इसमें बराबर, ठीक है। अब बहु का मतलब होता है सभी, क्या होगा, सभी। अब भुज का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि सम बहुभुज, सम का मतलब बराबर, बहु का मतलब सभी होगा और भुज का मतलब भुजा होगा। इसी में इसका परिभाषा छिपा हुआ है। इसको समझ लेंगे तो आपको क्या है, परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो ये आपको पता रहेगा, तो इसमें से आप निकाल के परिभाषा आप खुद से दिया है कि सम का मतलब बराबर, बहु का मतलब सभी और भुज का मतलब भुजा। तो जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसी को हम क्या कहेंगे, सम बहुभुज कहेंगे। और उसी चीज को हमें यहाँ पर उठा के लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, इसी को देखें, यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे वैसा बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा बराबर तथा कोण क्या हो, बराबर, उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे उसे समबाहुभुज कहते हैं। अब ये हो गया आपको कि समबाहुभुज क्या है, तो लिखा गया परिभाषा की समबाहुभुज वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजा तथा सभी कोण बराबर हो, सभी भुजा तथा यहाँ पर लिख लेंगे तथा सभी कोण, यहाँ पर ये है सभी कोण बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि आप एक ऐसा समबाहुभुज का उदाहरण लीजिए जिसमें 3 भुजाएं हो, जिसमें 4 भुजाएं हो, जिसमें 6 भुजाएं हो। तो अब आपको ये ढूंढना है कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज में ही 3 भुजा होता है ना, बिल्कुल।
तो त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो त्रिभुज के सारे वेराइटी जो होते हैं उसमें कौन सा ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर होता है? तो ये ऐसा त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज होता है। तो हमें केवल नाम बताना है, होना चाहिए नहीं इसमें केवल, इसके बारे में भी हम अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो। अगर याद हो तब भी, ना याद हो तब भी समझ रहे तो काम करेगा, आपको हेल्प। ये आपको अगर दिख रहा होगा चार्ट अच्छे से तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है कि सम तथा विषम बहुभुज। आपको दो तरह से चित्र दिया हुआ है और एक साइड बांटा हुआ है सम बहुभुज और दूसरा साइड में बांटा हुआ है विषम बहुभुज। तो हमें सम बहुभुज का चित्र बनाना है ना। ये पेज नंबर क्या है? 22 है। और ये क्या है? प्रश्नावली 3.1 शुरू करने से ही पहले आपको एक पेज पर दिया हुआ समझाया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, इसी में से हम ढूंढ लेंगे। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके तीनों भुजा बराबर है आपस में और तीनों कोण भी आपस में बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज हम क्या बोले? समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। उसके बाद आपको एक चतुर्भुज दिया है जिसकी क्या है? चारों भुजा आपस में बराबर है और चारों कोण भी आपस में बराबर है। तो ऐसे आकृति को क्या बोलते हैं? वर्ग बोला। अब यहाँ पर आपको 6 भुजा वाला दिया है ना, तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। 6 भुजा वाला में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 6 भुजा भी है, तो 6 भुजावा भी बराबर है और 6 कोणवा भी आपस में क्या है? बराबर है। ऐसे 6 भुजा वाला को क्या बोलते हैं? षटभुज बोलते हैं। ठीक है, तो वही आपको एग्जाम्पल लिखना है। देखिए यहाँ पर सब दिख रहा है एकदम बिल्कुल। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 22 है और ये प्रश्नावली 3.1 शुरू करने से पहले ही है। इसको थोड़ा सा आप देख पहला का आंसर लिखना है जिसमें 3 भुजाओं और समबाहुभुज हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समबाहु लिखेंगे। और आपको हम चित्र भी बनवा दे रहे हैं। देखिए ऐसे ही समबाहु त्रिभुज होते हैं जिसके तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। और क्या होता है? तीनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर। अब हम दूसरे नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर क्या है? आपको दिया है कि 4 भुजा हो, तो 4 भुजा वाले में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वर्ग लिखेंगे। अब वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। देखिए ऐसे ऐसे देखे भी होंगे, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए इसके चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है वर्ग का। और जो चारों कोण होता है वो भी आपस में क्या होता है? ये भी आपस में क्या होता है? बराबर। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? चौथे नंबर में क्या दिया है? 6 भुजा दिया है। तो 6 भुजा दिया तो इसको भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो हम इसको बनाएंगे कैसे? जिसमें 6 भुजा हो और सम बहुभुज हो, तो ऐसे में इसका एग्जाम्पल होगा क्या होगा? षटभुज होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर षटभुज। अब यहाँ पर इसका चित्र बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर खींच लेंगे ऐसे 2, ये 2 हो गया, और ऐसे खींच लेंगे ये हो गया 4, और ऐसे खींच देंगे ये हो जाएगा 6। 2 2 4 3 6, जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होगा और सभी कोण क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। ये रहा क्या? 6 भुजा वाले षटभुज समबाहुभुज का उदाहरण रहा। तो चलिए इस 2 नंबर का भी सॉल्यूशन हो गया। 3.1 में 2 ही क्वेश्चन थे और सब क्लियर हो गया। आशा करती हूँ कि मैथ का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आया हो। एक चीज मैं जरूर करना चाहूंगी कि अगर आपको ये मैथ का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, मैथ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि एक लाइक ही हम लोग के लिए क्या होता है? मोटिवेशन होता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।